सबका। चलिए, बिहार स्पेशल का जो इतिहास है बिहार का खास करके, बाकी तो तुम लोग पढ़े ही होगे सिंधु घाटी सभ्यता से, जैसे ऐतिहासिक सोर्स से हम लोग पढ़ते हैं सामान्य इतिहास में। बिहार स्पेशल का कुछ इतिहास अलग है, थोड़ा बहुत बिहार में जो खनन से मिला है और कुछ ज़्यादा है नहीं, 10 लाइन में है, इसको देख लीजिए। हो सकता है एक आध क्वेश्चन यहाँ से कभी पूछ दे, बीपीएससी पूछता है बिहार स्पेशल में। तो बिहार स्पेशल का हिस्ट्री कोई खास नहीं है, इंडियन हिस्ट्री ही है। जो हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ते हैं ना, प्राचीन इतिहास, वही है। बस 2-4 जगह अंतर यहाँ पे दिखेगा, 2-4 जो मध्यकालीन में कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ता है, और आधुनिक में बिहार का क्रांतिकारी में जो राष्ट्रीय आंदोलन उसकी भूमिका, बस 2-3 जगह ही बिहार स्पेशल में इतिहास में विशेष पढ़ना है। बाकी हम लोग जो समान इतिहास पढ़ते हैं उसी, वही तो भारत का इतिहास है। मगध कहाँ था? बिहार में था। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे हुआ? चाणक्य कहाँ पे हुआ? सारे तो बिहार में ही हुए ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, वैदिक सभ्यता के बाद हम लोग जब स्टार्ट करते मगध से, तो फिर तो वो आपका बिहार ही हो जाता है। तो इसीलिए दोनों में मिलता जुलता ही है, इसलिए यहाँ पे बिहार स्पेशल में ज़्यादा माथापच्ची करने की इतिहास में जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको टू द पॉइंट से लड़ जाएंगे, बस आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाइए। उससे क्या होगा, जो क्वेश्चन आता है वो गलत नहीं सिर्फ बनना, ठीक है। तो 113 कट ऑफ जा रहा है, यानी एक भी चूक नहीं होना चाहिए आपको बिहार स्पेशल में। खास कर जहां जहां से आप स्कोर कर सकते हैं वहां पे आप चूक मत कीजिए, चूक किए बात खत्म। एक एक नंबर से जो फेल किया है उसको देखो, बेचारा मेंस लिखता अभी क्या रोड पे है, आंदोलन कर रहा है तो रोड पे ही है ना, उसका अब कोई वैल्यू, सरकार भी नहीं सुना। हाई कोर्ट में गया, केस भी हार गया, नहीं अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तब तक मेंस हो जाएगा, तब तक जिसको बनना है अधिकारी बन जाएगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते रही, सरकार सुनेगा, ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है, कहाँ जाइए। ये तो मकरे की जाल है, छोटा कीड़ा फंस जाता है, बड़ा कीड़ा फाड़ के निकल जाएगा। नहीं, न्यायिक व्यवस्था क्या है इंडिया का? मकरे की जाल की तरह, जिसमें छोटे कीड़े फंस जाते हैं, लेकिन बड़े कीड़े, गिरगिट कभी मकरा जो जाल वो होता है उसमें फंसेगा गिरगिट, वो तो फाड़ के निकल जाएगा। लेकिन बेचारा मक्खी को देखो फंस जाता है, छोटा छोटा जो कीड़ा है वो जाके उसी में फंस जाता है, उसके बाद वो भोजन बन जाता है। तो वही बात है भारतीय न्यायिक व्यवस्था। तो विश्वास धीरे धीरे लोगों का भी उठ रहा है, और ये अराजकता की स्थिति की ओर बढ़ रहा है आपका बिहार खास करके, ठीक है। जो सिचुएशन चल रहा है एग्जाम को लेकर के, वो दिनों दिन जब छात्र नाखुश होगा ना, युवा पीढ़ी जब नाखुश हो जाएगी सरकार से, तो सरकार को चलाना मुश्किल हो जाएगा। बात समझ नहीं रहा है, एक बार कुर्सी मिलता है सोचता है 5 वर्ष के लिए हम एकदम हो गए, सिक्योर हो गए, तो वो सब गलत फहमी दूर हो जाएगा, ठीक है। इतिहास में आप देखिए एक से एक आंदोलन हुआ, रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, कैसा कैसा राजघराना खत्म कर दिया जनता जब मिल गया, रोड पे आ गया। तो कितना गोली चलाओगे, कितना को मारोगे? एक मारोगे, 2, अगर 1-2 अगर छात्र की हत्या हो गई ना पुलिस से, तब देखो कितना छात्र जाता है, अब फिर तुम बोरिया बिस्तर समेट के भाग जाओगे। श्रीलंका में क्या हुआ, कितना, कब तक सरकार के पास सीमित संसाधन है ना, सीमित सेना है, जनता तो पूरा देश में भरा हुआ है। और जब जनता आक्रोशित हो जाएगी बिहार की, अभी तक बिहार की जनता दूसरे के मतलब कहते हैं ना, जब छात्र किसी जैसे बीपीएससी वाला स्टूडेंट्स पेपर आ, तो जनरल वाला क्या, हमको क्या मतलब, हम काहे लें। अभी बिहार एसएससी वाले छात्र पेपर आए, बीपीएससी वाला हमको क्या मतलब, हम तो भरते ही नहीं फॉर्म। अब क्या हो रहा है, इसके कारण देखोगे कि आंदोलन में ज्यादा लोग स्टूडेंट जाता नहीं है, और सरकार उसमें फायदा उठा लेता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो चीज आप बनना चाह रहे हैं, आप अधिकारी बनना चाह रहे हैं, और आपको अपना अधिकारी नहीं पता है। अधिकारी बनने से पहले आप अपना अधिकार तो जानिए, आपको क्या सरकार के द्वारा जो आपको अधिकार दिया गया। आप एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन लीक हो रहा है, कोई से कोई बन रहा है, अयोग्य आदमी को पैसे लेके बनाया जा रहा है, कन्फर्म दिख रहा है सब, ठीक है। तो वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। पढ़ाई तो है ही, साथ साथ पढ़ाई भी अपना जोर शोर में रखिए, बाकी जो होना होगा वही होगा। चलिए, बिहार स्पेशल में आपको इतिहास में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, बस 1 पेज का, वो आप सुन लीजिए बस, ठीक है। देखिए, कालखंड के अनुसार बिहार के इतिहास को निम्न 3 यहाँ पे कालखंडों में बांटा गया। प्राचीन इतिहास, बिहार का प्राचीन इतिहास। तो सबसे पहला प्रस्तर युग। प्रस्तर युग मतलब होता है पत्थर का काल। जैसे हम लोग इतिहास जब पढ़ते हैं तो उसमें हमने बताया था आपको कि जैसे प्राचीन इतिहास होता है, तो प्राचीन इतिहास के पहले भी हम इसको पहले बांटते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या बांटते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। फिर बांटते हैं आद ऐतिहासिक काल,
ठीक है। और फिर आधुनिक जो अभी का जो इतिहास है उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं या ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका प्राग ऐतिहासिक काल लिखा रहे तो यानी जब मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उस समय के काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक, जब मनुष्य लिखना जानता था, उसने लिखा भी है लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वो क्या है? आदि ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल जब मनुष्य लिखना भी जानता था, उसने लिखा भी, और उस काल के हमारे पास साक्ष्य भी हैं, पुरातात्विक सोर्स भी हैं और साहित्यिक सोर्स भी, लिखा हुआ भी है और सामग्री भी मिल रहा है, मिट्टी का बर्तन मिल रहा है, खिलौना मिल रहा है या हथियार औजार जो भी है मिल रहे हैं, तो उसको हम ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब वो इतिहास पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास, तो और भी चीज पढ़ेंगे। यहाँ बिहार के बारे में, इसलिए बिहार स्पेसिफिक है, तो यहाँ पे बस उसी को समझना है। अब देखिए यहाँ पे है पूर्व प्रस्तर युग। प्रस्तर युग का मतलब पत्थर का युग, पूर्व प्रस्तर मतलब पत्थर के युग से पहले का काल, पाषाण काल, लिथिक एज जो बोलते हैं, लिथिक एरा, उससे पहले का काल। यहाँ पर देखिए 1 लाख ईस्वी पूर्व इस युग के अवशेष फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजरप्पा, ये सब हजारीबाग, संजय घाटी, सिंहभूम में मिले। तो उस समय तो बिहार में ही आता था ये सब, हजारीबाग, अब न झारखंड है, तो इसीलिए यहाँ पे चर्चा, संजय घाटी, सिंहभूम है, वहां पे ये सब आपके कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, ये सब आपके मिले। ये साक्ष्य जेठियन, गया, मुंगेर और नालंदा जिले से भी उत्खनन के क्रम में प्राप्त हुए हैं। हो सकता है यहाँ से पूछा जा सकता है पूर्व प्रस्तर युग के किस किस जगह से जो है यहाँ पे जो है औजार मिले हैं या किस जगह से नहीं मिले, ये सब ऑप्शन दे देगा। एक बेगूसराय उसमें ऐड कर दिया, समस्तीपुर ऐड कर दिया, तो उसमें वो आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं मिले। तो खास करके यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ नहीं मिला है, 4 को मिलने वाला है, तो ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करेगा वो। तो क्वेश्चन किस प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है, ये भी आपको एनालाइज करना होगा। अब आ जाए मध्य प्रस्तर युग, ठीक है। पूर्व प्रस्तर युग यानी शुरुआत का, पाषाणिक काल ही है, मतलब शुरुआत के काल में। देखिए आप पढ़े होंगे पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में बांटा गया। पाषाण काल को, पत्थर के काल को किन किन कालखंडों में? एक तो आपको पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। तो यही जो पूर्व पाषाण काल को ही प्रस्तर युग लिख दिया। प्रस्तर मतलब भी पत्थर, पाषाण दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो ये शुरुआती दौर में जो हुआ पत्थर के काल में, उसको हम बोलते हैं पूर्व प्रस्तर युग। उत्तर मतलब बाद का, इतिहास का कुछ शब्द है। ईसापुर मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, ईसवी सन मतलब ईसा मसीह के बाद की घटना। अगर हम अब बोले 21वीं सदी, अभी हम लोग किस सदी में है? 21वीं सदी में, यानी 2000 से 2100 का पीरियड। अगर हम 8वीं सदी बोलेंगे, इसका मतलब है कि 700 से 800 के बीच का पीरियड, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि शब्द अगर नहीं समझिएगा तो फिर आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिलसिलेवार घटना घटित हुई है। तो ये है कि पाषाण काल का ही यह घटना, पत्थर का ही युग का है, इसलिए तो पत्थर का औजार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो शुरुआती दौर में क्या क्या मिले, कहाँ से मिले, तो खास करके याद रखिएगा जो कुल्हाड़ी, खुरपी या रजरप्पा, ये सब जो औजार मिले हैं, ये हजारीबाग से मिले हैं बिहार में, और सिंहभूम से मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया, बस 1-2 लाइन जानिए। उसके बाद आइए मध्य प्रस्तर युग, जिसको हम बोलते हैं मध्य पाषाण काल भारतीय इतिहास में। इसका कालखंड कब से कब तक है? 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व की घटना है मध्य पाषाण काल। ऐसे उधर भी हम अच्छे से पढ़ाएंगे। इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन बीबिया है, ये क्या है? बीबिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष कहां से मिले, तो मुंगेर से। कहां से मिले हैं? मुंगेर से, ठीक है। और यहां पे किस प्रकार के औजार हैं? तो छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं तथा तेज धार वाले नोक वाले औजार प्राप्त हुए। या यह पूछ सकता है कि तेज धार वाले या छोटे टुकड़े वाले औजार किस काल में मिले, तो मध्य पाषाण काल में, बिहार में, क्योंकि बिहार स्पेशल बिहार का ही पूछेगा। तो कहां? तो जगह का नाम है मुंगेर। अब आ जाइए नव पाषाण युग, जिसको हम लोग सिंपल में नव पाषाण काल बोलते हैं। यहां लिखा हुआ है नव प्रस्तर युग, वही चीज है, सेम। इसमें 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व का कालखंड यहाँ पे रखा गया, जबकि हम लोग सामान्य इतिहास में यहाँ पे आते हैं तो पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इसके 1500 के बाद हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नव प्रस्तर युग में है, इस काल की ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। देखिए इसके अवशेष उत्तर बिहार के चिरांद, कई बार, एक बार यह बीपीएससी में पूछा है कि सारण मतलब चिरांद किसको कहा जाता था?
सारण, जहां पे अभी 100 आदमी दारू पी के मर गए, जहरीला शराब पी के मरे ना। कहा जाता है उसमें जो ये हेमियोपैथ में जो एसिड यूज होता है ना, जो अल्कोहल, वो कोई सप्लाई कर दिया था दारू वाले। और तो ये याद रखिएगा, इसलिए हमने चर्चा कर दिया कहानी का, क्योंकि हो सकता है भूल जाइए तो थोड़ा सा ये याद आ जाए कि कहाँ पे अभी पकड़ा है, सब चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो चिरांद जो सारण है, सारण का ही नाम उस समय चिरांद था वहां पे, और चेचर, ठीक है, चेचर वैशाली को कहा जाता था। तो ये दो जगह याद रखिएगा, नव प्रस्तर युग में पूछेगा कहां पे औजार मिले बिहार में, तो याद रखना है आपको कहां कहां, चिरांद और चेचर। ठीक है, चेचर, चेचक नहीं, चेचर, ठीक है, वैशाली को चेचर। या पूछ सकता है कि वैशाली का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो ये आपके प्रस्तर युग में बिहार से रिलेटेड ज्यादा पढ़ना कुछ भी नहीं है। उसके बाद आ जाए ताम्र प्रस्तर युग, यानी जब मनुष्य जो है तांबे की वस्तु का प्रयोग करने लगा। और आप लोग जैसे उधर पढ़िएगा सिंधु घाटी सभ्यता में, उससे पहले वहां पे कांस्य युग चलता है, सबसे पहले ताम्र युग चलता है। तो ताम्र युग के बाद आपका आता है कांस्य युग, और कांस्य युगीन सभ्यता ही क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, लेकिन बिहार का जो ताम्र प्रस्तर युग है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व का है, और इसमें काले और लाल मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन के तौर पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं। बिहार में इस युग के अवशेष फिर देखिए लिखा हुआ है चिरांद, कहां पे है, सारण, यानी चिरांद नाम एकदम याद रखिएगा, सारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चेचर वैशाली, सोनपुर गया, मनेर ताराडीह, बोध गया, घोरा कटोरा, घोरा कटोरा आप लोग राजगीर में गए होंगे, बीच तालाब में जो लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, समस्तीपुर, सासाराम, भागलपुर आदि में पाए गए हैं। तो ये ताम्र प्रस्तर युग की बात कर रहा है। चिरांद तथा बक्सर में पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। तो यहां से बस 3 क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एक तो चिरांद सारण वाला ताम्र प्रस्तर युग का, ठीक है, और सबसे पहले हमने बताया था मध्य प्रस्तर युग का एक ही जगह मिला है, वो है आपका मुंगेर में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आज तक बहुत कम पूछे गए, इक्का दुक्का चिरांद सारण वाला ही बार बार पूछा गया है। इसीलिए ताम्र प्रस्तर युग और नव प्रस्तर युग, तो चिरांद सारण और चेचर वैशाली ये 2 जगह पाए गए हैं, तो आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, तो अगर नव प्रस्तर पूछा तब भी, और ताम्र प्रस्तर पूछा तब भी चेचर और आपका ये सब जिला में मिला है। तो ये आपको यहां से ज्यादा प्राचीन इतिहास में आपको यहां से क्वेश्चन बिहार से पूछने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद वैदिक काल जो हम लोग उधर पढ़ते हैं वही यहां आपके बिहार में भी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल ही है, उसमें हम लोग डीपली पढ़ेंगे, जो भारतीय इतिहास पढ़ेंगे उसमें। यहाँ पे हमने बहुत शॉर्ट में खींच दिया इसको। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप देखिएगा कि कौन सी सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता आती है। तो वैदिक सभ्यता ऐसे भारत में 1500 ईस्वी पूर्व में आ चुकी थी, 1500 ईस्वी पूर्व में वैदिक सभ्यता आ चुकी थी। और 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, इसमें 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का जो काल था वो था आपका पूर्व वैदिक काल, या इसको हम ऋग वैदिक काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक काल। तो ये याद रखना है, ऋग वैदिक काल कब से कब तक, 1500 से 1000। उसके बाद 1000 के बाद का जो काल आएगा, 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व का काल, ये कहलाएगा उत्तर वैदिक काल। क्या कहलाएगा, उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल इसलिए चूंकि ऋग वेद का निर्माण हुआ। उत्तर वैदिक काल में अन्य जो 3 वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, बस ये यहां से बार बार क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे सामाजिक स्थिति समता मूलक रहेगा, समाज में जो है कर्मकांड नहीं रहेगा ऋग वैदिक काल में, और आगे कर्मकांड बढ़ जाएगा। तो यही चीज को यहाँ पे शॉर्ट में जो भी हमने पॉइंट्स लिखा है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन किस रूप में दिख जाए कहना मुश्किल होता है, इसलिए छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है। जहां पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे विशेष ध्यान देना है, जहां से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे थोड़ा कम ध्यान देना है। चलिए, भारतीय इतिहास में 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के काल को क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं। और 1500 से 1000 को ऋग वैदिक काल कहा जाता है, और 1000 से 600 ईस्वी पूर्व को क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये हमने आपको समझा दिया। इस सभ्यता और संस्कृति के निर्माता को क्या कहा गया है, आर्य। क्या कहा गया है, आर्य। आर्य संस्कृत भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ होता है
उच्च कुल का होना, उच्च कुल का होना, ठीक है। जो अच्छे कुल के हैं उनको आर्य कहा जाता था, और वैदिक सभ्यता जो निर्माण की गई थी वो आर्यों के द्वारा की गई थी। बाकी फिर हम लोग इतिहास में उसमें चर्चा करेंगे, सामान्य इतिहास में। आज भारत में मध्य एशिया से आए और खैबर दर्रा के माध्यम से आए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दर्रा से भारत तक पहुंच उन्होंने किया, तो खैबर दर्रा से। कौन? आर्य। जम्मू कश्मीर में खैबर दर्रा से ये लोग आए। भारत आने पे आज सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। अब कहिएगा ये कौन सा प्रदेश है? जैसे ये भारत है आपका, ठीक है, थोड़ा सा मैप बना के आपको दिखा दें। जैसे ये वाला पार्ट है, ये सप्त सैंधव प्रदेश है। अब तो आधा पार्ट पाकिस्तान में है, कुछ पार्ट ही भारत में है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में आकर के, चूंकि सिंधु और साथ उसकी सामूहिक जो नदियां हैं, सहायक नदियां, वो यहाँ पे है। इसी क्षेत्र में आकर के किधर से आए? इराक, ईरान, फारस से होते हुए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर इराक है, फिर ईरान है, इधर तुर्की है, भूमध्य सागर है। तो इधर से ये लोग टहलते घूमते टहलते अपना जानवर को पालते पोसते आए। चूंकि पशुपालन इनका प्रमुख पेशा था। धीरे धीरे ये लोग देखे कि भारत आए, बहुत ज़्यादा यहाँ हरियाली मिल रही है, उपजाऊ मिट्टी मिल रही है, तो ये लोग क्या किए? पशुपालन को छोड़ करके खेती करना शुरू कर दिए। चूंकि यहाँ जब आए नदी के किनारे तो देखे उपजाऊ मिट्टी है, उधर तो रहे होंगे इराक, ईरान में तो बालू ही बालू रहता होगा, अरब कंट्री में। तो इधर आए तो उनको उपजाऊ मिट्टी मिला, तो पशुपालन छोड़ करके, जो भेड़ बकरी चराते होंगे उसको छोड़ करके, ऊँट ऊँट को छोड़ के क्या किए? यहाँ पर आपको खेती करना शुरू कर दे। इसीलिए उत्तर वैदिक काल के लोग का मेन पेशा हो जाता है खेती। ये हम लोग सामान्य इतिहास में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे चर्चा कर दिया हमने। वेद, वेद में आपका सबसे पहला ऋग्वेद है। इसमें प्रार्थनाओं का संकलन है, 1028 श्लोक है, 10 मंडल है, लगभग 10,600 मंत्र है। 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की यहाँ पे चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया है? ऋग्वेद। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया, याद रखिएगा। और किस देवता की स्तुति में है? तो सूर्य देवता की स्तुति में आपका गायत्री मंत्र दिया गया है। उसके बाद ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम तथा सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ा वेद है। अगर पूछेगा इनमें से कौन सा वेद गायन संबंधी वेद है, तो सामवेद। सारे गामा पा धा नी धा मा गा पा रे जो भी है, ये सब साउंड जो है ये यही से आया। कौन सा वेद से? सामवेद से आया। उसके बाद आ जाए यजुर्वेद। यजुर्वेद में आपका क्या है कि यह कर्मकांड से संबंधित वेद है। और जितने भी धार्मिक कर्मकांड हैं, जब जन्म हुआ तो उस समय कौन सा मंत्र उच्चारण करना है, मृत्यु हो गया किसी का, विवाह के समय कौन सा मंत्र उच्चारण करना है, ये सब का चर्चा। कौन सा कर्मकांड कहाँ पे करना है, यज्ञ होगा, बलि दी जाएगी तो कौन सा मंत्र का उच्चारण करना है, किस विधि से करना है, ठीक है। बाकी पंडित जी को बुला लीजिए, प्रोसेस सबका एक ही है, ठीक है। पूजा कराना, अगर एक देवी देवता का अगर आप पूजा कराना सीख गए तो आप सबका करवा सकते हैं। प्रोसेस सबका एक ही है, बस जो देवता को आप इंक्लूड किए उसका स्पेशल से वो प्रक्रिया जितने सारे देवता का किए वो भी उसमें इंक्लूड कर दी, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। तो ये सब की चर्चा आपका यजुर्वेद में। ये आपका शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पार्ट में बटा हुआ है। और खास करके इसमें आपको गद और पद दोनों में मिलेगा, गद और पद दोनों में मिलता है। अथर्ववेद जादू टोना टोटका से संबंधित है। जैसे आपको देखते होंगे ना कि किसी को वशीकरण मंत्र, ये सब, हाँ, किसी पे जो है कहेगा कि इसको पिला दीजिए, खिला दीजिए, मतलब उसका मति मर जाएगा। ये सब कहने के लिए क्या है, नहीं है, लेकिन कुछ होगा तभी तो है। इसमें भी, वेद में भी जिक्र है, ठीक है। तो ये सब के चक्कर में तुम लोग नहीं पढ़ना, ठीक है। नौकरी नहीं हो रहा है, चूंकि सरकार वहाँ बेच रहा है सीट, तुम्हारे अंगूठी पहनने से और तरह तरह के करने से मुश्किल है, नहीं होता है वो सब, ठीक है। अपने मन को शांति देना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी आंदोलन में भी जाया करो, ठीक है। जब वहाँ पे होता है ना अभी सब छात्र सब, क्योंकि सीट ही बिक जाएगा तो होगा किसका? जो खरीदेगा उसी का होगा। चलिए, अथर्ववेद जादू टोना टोटका से संबंधित वेद है। उत्तर वैदिक काल में 4 उपवेदों की रचना की गई है। अब देखो उपवेद क्या होता है। वेद तो सब समझ गए, उपवेद, इन वेदों को समझने के लिए उपवेद बनाए गए। आप डायरेक्ट किसी किताब को नहीं पढ़ सकते। अगर आपको रामायण दे दे तो आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको समझने के लिए उपवेद की रचना की गई थी। और ऋग्वेद में और भी उपवेद के रूप में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, जिसको धन्वंतरी लिखा।
यजुर्वेद में जो है धनुर्वेद युद्ध कला से संबंधित एक उपवेद है, उसको विश्वामित्र ने लिखा है। सामवेद में गंधर्व कला से संबंधित संगीत से है, उसको भरत मुनि ने लिखा है। भारतनाट्यम या ये सब संगीत का जो आया है सब यही सब से आया है, आपके वेद से ही आया है। क्लासिकल डांस, क्लासिकल सॉन्ग आप लोग सुनते हैं ना, ये पवन सिंगर वाला नहीं। अथर्ववेद, शिल्पवेद, भवन निर्माण कला से संबंधित वेद, ये विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब उपवेद है। तो हो सकता है कि वेद ना पूछ करके उपवेद के बारे में पूछेगा कि धनुर्वेद युद्ध कला किस वेद से संबंधित उपवेद है। क्वेश्चन डीपली जाएगा तो ये भी पूछ सकता है किस एग्जाम में। तो ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे पुराना जो पुराण है मत्स्य पुराण है, इसमें खास करके दशावतार की चर्चा की गई है। दशावतार नहीं, पहला मीन का अवतार, कछुआ का अवतार, सुअर का अवतार। आप गौर करोगे तो डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है वो भी बोलता है पहले जलीय जीव आए, फिर उभयचर आए, फिर स्थलीय जीव आए, फिर धीरे धीरे वो स्थलीय जीव स्तनपायी में कन्वर्ट हुआ और धीरे धीरे मनुष्य तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये जैविक प्रक्रिया है। हमारा आपका जो निर्माण हुआ है शरीर का, वो कहीं ना कहीं डार्विन का विकासवाद के सिद्धांत से ही हुआ है। तो हमारे पास जो हम लोग एक दूसरे से सभी जीव क्या कनेक्टेड हैं, सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी उत्पत्ति एक ही जगह से हुई संसार में। मनुष्य क्यों कहा जाता है? मानव को मनुष्य क्यों कहा जाता है? इसीलिए मनुष्य कहा जाता है कि हम लोग मनुष्य इसलिए कहे जाते हैं, हम लोग मनु और ईला की संतानें हैं। पहला मानव मनु को कहा गया है, मनु स्मृति। इसीलिए हम लोग को मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि हम लोग मानव हैं, मनु के संतान हैं, क्योंकि दुनिया एक ही जगह से स्टार्ट हुई है। ठीक है, आप कबीर का अगर आप कबीर बीजक पढ़िएगा तो उसमें बहुत अच्छे से, अब देखिए एक कबीर आप देखिएगा पूरे इतिहास में, भारतीय इतिहास में कबीर का न जन्म का पता चलता है न मृत्यु का पता चलता है। चलो जन्म का हम बोलते हैं कि कोई बच्चा जाके कहीं छोड़ दिया, मरने के बाद तो उसको कोई नहीं गायब कर दिया। ये तो कोई कुछ ऐसा शक्ति होगा तभी वो हुआ है। और अब कहोगे कि उस समय हो सकता है कि कोई कुछ करामात कर दिया, लेकिन सब बात आप तुम झुठला नहीं सकते हो। और उसके दोहे को देखो, उस 14वीं सदी का महान व्यक्ति हैं कबीर। मध्य पूरे आप देखिएगा मध्यकाल चल रहा होता है और वहाँ पे जो है इस्लाम का जो है वर्चस्व रहता है उस समय पूरे भारत में। और उस समय दोनों, जैसे इस्लाम धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म को, दोनों अच्छे से रहते हैं, कोई तरह की दिक्कत उन लोग के साथ नहीं हो रहा होता है। तो कहने का अर्थ है कि इन लोग का भी प्रभाव था उस समय, भक्ति आंदोलन का प्रभाव था। तो कबीर के भी बातों में लिखा हुआ, अगर उसके ग्रंथ को पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि एक ही जगह से, एक ही उद्र से, एक ही मतलब सभी लोगों की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई। अब बताओ, वो पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन इतना बड़ा और एक से एक दोहा नहीं, एक से एक। अभी भी लोग जो है उनके बात को नहीं समझ रहे हैं। नहीं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये सब वही बोले ना। नहीं, कंकर पत्थर चून के मस्जिद लियो चुनाए, ताओ पर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदा। नहीं, तो कितना बड़ा मार्मिक बात है कि कोई भी आप सुबह सुबह हल्ला कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो बहरा थोड़े ही खुदा, वो सुन रहा है। आप अंदर आंतरिक रूप से आप उसको अध्ययन कीजिए, उसको अध्यात्म से जोड़िए, मानसिक रूप से। हाँ, तो मतलब कहने का अर्थ है कि वो उस समय इस बात को समझ रहे हैं, जबकि अभी हम लोग उसके 600 साल बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, तो जब तक नहीं समझोगे तब तक दुनिया में आए हो बस मोह माया में ही जो है अपना सरकारी नौकरी करोगे, अधिकारी बन जाओगे, खत्म हो जाएगा, लेकिन दुनिया के रहस्य को समझ नहीं पाओगे। उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए सोचना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, पढ़ने लिखने का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं होता है कि हम इस दुनिया में खोए रहे, सिर्फ कोई आए, अभी तो अधिकारी बनने के लिए हम लोग को 500 रुपया 1000 रुपया देना नहीं चाहेगा, बाद में कोई आएगा साइन करवाने का भी, उसका भी फीस 1500 रुपया मांगेगा, 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 से नीचे बात नहीं करेगा। कोई एप्लीकेशन देगा उसको रद्दी के टोकरी में फेंक देगा। नहीं, तो बनने के बाद तो कम से कम एक अच्छा मानव पहले बनिए, अधिकारी बाद की बात। ठीक है, उसके बाद है सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है, जिसमें 10 अवतार की चर्चा की गई है और बता ही दिया आपका। सबसे पहला मीन, फिर दूसरा कछुआ, फिर सुअर, फिर नरसिंह, फिर वामन। देख रहे हो स्टेप बढ़ रहा है।
नहीं, उसके बाद नरसिंह बना तो आधा मानव आधा जानवर, झुक के नहीं, आधा वो हिरण्यकश्यपु को मारे थे ना भगवान विष्णु। हाँ, वो तुम एक नारनिया मूवी देखोगे, उसमें आधा मानव आधा, वास्तव में वो जानवर की कहानी है, लेकिन उसको डायरेक्टर फिल्माया है और उसको मानव का रूप देकर। ठीक है, बहुत अच्छी मूवी है हॉलीवुड का, जो लोग इंटरेस्टेड हो। चलो उतना चर्चा करेंगे तो ये आपका बेसिक। चलिए यहाँ पे आते हैं। सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक मत्स्य पुराण है, इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया गया था। इसको चजु वर्षति सहस्त्र संहिता भी कहते हैं रामायण, क्योंकि यह 24 अध्याय में है, इसीलिए इसको चजुर वर्षति सहस्त्र। कई बार पूछेगा रामायण का अन्य नाम क्या है, तो चजु वर्षति सहस्त्र संहिता। महाभारत का क्या नाम है, जय संहिता। उस समय देखिए दर्शन, अभी देखिए अब हम लोग बीपीएससी में आ गए तो हम लोग को दर्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब सिलेबस में क्या आ गया आपका निबंध। निबंध आपको बहुत तरह के निबंध पूछे जा सकते हैं, दार्शनिक निबंध भी पूछे जा सकते हैं। आपको जो भी थिंकर सब है, विचारक है, उसके कथन को याद रखना होगा। जैसे चार्वाक बार बार बोलता था, यावत जीवेत सुखम जीवेत रीनम कृत्वा गिरतम पिबेत। ठीक है, तो वह जो है इस भौतिकवादी संसार में सुखपूर्ण जीवन जीने की बात करता है। कोई आते हैं, वो गौतम बुद्ध आते हैं, त्याग तपस्या सन्यासी जीवन की सलाह देते हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो इन थिंकर विचारक की बातों को लेकर के आपको निबंध लिखने के लिए पूछा जा सकता है। और वो जानना चाहेगा कॉपी चेकर कि आप एक अधिकारी के रूप में क्या क्या सोच रहे हो उसके बारे में। ठीक है, तो वही उसका। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका एक क्वेश्चन कोई कॉपी चेकर है, तो सबका पहला क्वेश्चन, जैसे मान के चले 4 क्वेश्चन दिया, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन एक आदमी आपका चेक नहीं करेगा। बीपीएससी कॉपी चेक के पैटर्न को भी बदल दिया है। पहले क्या था, खा पी का नाश्ता वास्ता करके घर में अच्छा बातचीत हुआ है, सब कुछ ठीक है, तब तो दिया अपना 300 में 200 नंबर तक दे देगा, उससे ज़्यादा नहीं देता। डरता है ना, कहीं देखे कहीं टॉप अप कर गया तो खामखा नौकरी पे पड़ जाएगा, तो 200 नंबर दे देता था। ठीक है, और टारगेट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या, उसको भी पता नहीं कि अगला क्वेश्चन में कितना नंबर ले आएगा। ऐसे क्या है कि पहला में देखा 50 में अच्छा लिखा है, 30 नंबर दे दिया, फिर देखा अच्छा लिखा है 30 दे दिया, फिर देखा अरे फिर तो अच्छे लिखा है, तब क्या करेगा 28 दे देगा, फिर देखा अच्छा ही लिखा है, फिर 27। उसको अब उसको डर लगने लगता है कहीं 200 से बाहर ना हो जाए। अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि अगला क्वेश्चन में कितना ला रहा है, चूंकि जैसे होता है ना सिलाई मशीन करवाओगे बराबर है, जैसे कोई है कॉलर लगाया वो आगे फेंक दिया, बटन लगाने वाला काम दूसरा करेगा। तो अब बीपीएससी का कॉपी चेक भी ऐसे ही होगा। पहला क्वेश्चन चेक किया एक टीचर, एक प्रोफेसर, वो दूसरे को दे दिया, भाई 2 नंबर वाले आप चले जाओ, दूसरे को फेंक दिया, अब 2 नंबर चेक कर लिया, वो 3 नंबर वाले को दे देगा। तीसरे नंबर पे गया, 3 नंबर, वो भी अपने हिसाब से नंबर दे दिया। अब उसको क्या होगा, जो कॉपी चेकर, तो वो उसको जो है एक्सपर्टीज आ जाएगा कॉपी चेक करते करते, कौन स्टूडेंट कैसा लिखा है। जैसे मान के चलो कि हम कोई क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, हम सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक चेक कर रहे हैं, मान के चलो, तो हम देखते देखते तो ये जान गए ना कि सिंधु घाटी सभ्यता ये कैसे लिखा है, इससे पहले वाला स्टूडेंट कैसे लिखा था, उससे पहले वाला स्टूडेंट कैसे लिखा था, तो मेरे दिमाग में है ना, तो उसके हिसाब से हम नंबरिंग कर। ठीक है, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अच्छे स्टूडेंट। ठीक है, तो अब आप चाहिएगा कि बात बना के ठग लें, 2-4 को अच्छा क्वेश्चन लिख दिए, अब बीच में खराब लिख करके निकल जाए, नंबर आ जाएगा, तो अब मुश्किल है। अब आपको चूंकि चेकर ही बदल जाएगा दूसरा क्वेश्चन में, फिर वो आपको अच्छे से चेक करेगा। ठीक है, तो ये सब पैटर्न बहुत अच्छा किया है, बशर्ते ईमानदारी से सब काम हो तब। खाली पैटर्न दुनिया को दिखाने के लिए, बाद में कि अब क्या होगा, इंटरव्यू में क्या कहे, पास देगा, कार्ड देगा कोड का, आपका कोड आप भी नहीं जानिएगा, आप जाइएगा वहां देगा, उसमें आपका रोल नंबर कुछ नहीं रहता है, नंबर उसके हिसाब से आपको दे देता है। लेकिन सुनते हैं मैनेज करने वाला जो है अपना ऊपर इंटरव्यू में भी कर ले, नहीं उसका सबूत है, उधर पकड़ाया है सब। आपका मेंस का कॉपी में भी आपका कोड रहता है, तो भाई मेंस का कॉपी निकल कैसे जाता है, बाहर से लिखा अंदर कैसे चला जाता है। अभी डीएसपी केस में आपको पता ही होगा, रंजीत कुमार जो पकड़ा है, कॉपी बाहर लिख के तब अंदर किया गया। तो कहने का अर्थ है कि होता तो सब कुछ, क्या कीजिए, खाली जितना हो रहा है, जितना बोला उतना करे, ईमानदारी से करे। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ी मुश्किल होता है। चलिए, अब उसके बाद सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, योग दर्शन किसका है, पतंजलि का है, न्याय दर्शन गौतम मुनि का है, पूर्व मीमांसा जैमिनी का है, उत्तर मीमांसा किसका है, बदरायन का है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको वैदिक सभ्यता से
ये सब बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए हमने आपको तेजी से करवा दिया। तो बिहार स्पेशल में फिर महाजनपद वही है, आपको उधर भी पढ़ाएंगे, इधर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतिहास में ज़्यादा बिहार स्पेशल में कुछ है नहीं, तो उधर का जब हम इतिहास पढ़ लेंगे ना, सामान्य इतिहास, तो उसी से आपका बिहार स्पेशल भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं तो वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।